हेलो दोस्तों, ड्रिल जो में आप सभी का स्वागत है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 5 तक क्लियर करवा चुके थे, 6 से देखते हैं। क्वेश्चन से पूछा गया है कि आपका वनस्पति घी क्या है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है। कौन सा शामिल होता है? संयोजन, वियोजन, अपचयन, आयनीकरण। तो याद रखिएगा, आपका ये अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। ठीक है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा, अपचयन होता है। ठीक है। तो लिखा गया है कि देखिए, इसमें दिया हुआ है इनमें वनस्पति घी के जो औद्योगिक उत्पादन है, ठीक है, की प्रतिक्रिया अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन सा काम करता है? तो याद रखिएगा, निकिल काम करता है। कौन सा करता है? तो निकिल काम करता है ना। नेक्स्ट देखिए, होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में संयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का निष्कासन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का निष्कासन बोलते हैं। ठीक है। या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोजित होता है या धनात्मक तत्व में कमी होता है, उससे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में आया है क्वेश्चन के रासायनिक रूप में से गन्ने का शर्करा, मतलब रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा जो होता है वो किस में होता है? लैक्टोज में होता है, सुक्रोज में होता है, ग्लूकोज में होता है या फ्रक्टोज में होता है? तो याद रखिए, ये आपका सुक्रोज में होता है। किस में होता है? सुक्रोज में होता है। ठीक है। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रासायनिक रूप से गन्ने का जो रस होता है सुक्रोज में, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइसेक्राइड्स का प्रकार जिसमें 2 मोनोसेक्राइड का अणु मिलकर बनता है। तो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। हाइड्रोजन का लाभ होता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है या इलेक्ट्रॉन मतलब जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हानि होता है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। नेक्स्ट देखिए कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होता है। कितने होता है? तो 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम। ठीक है। ये 3 होता है समस्थानिक। किसका? तो हाइड्रोजन का। प्लूटोनियम है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें? प्लूटोनियम में या प्रोटियम में आपका ड्यूट्रियम नहीं होता है। ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का जो निर्माण होता है उसमें किसमें होता है? ड्यूटेरियम होता है, DTO। ठीक है। ये भारी जल का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होता है। पहला इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक प्लूटोनियम जो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम जिसको भारी जल भी कहते हैं, इसका भार कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? तो 20 होता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन काम करता है? तो यही ड्यूटेरियम काम करता है ना। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। जो ट्राइटियम रेडियो सक्रिय तत्व जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर में क्या बोला कि 10 नंबर में पढ़िएगा, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, श्वसन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हीलियम मिश्र वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्र होता है वायु, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग नहीं करते श्वसन के लिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी नहीं करते, तो ऑक्सीजन और हीलियम करते हैं, है ना। ऑक्सीजन और हीलियम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन आपका और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होगा। क्या होता है? असमर्थ। अगर निश्चित टेम्परेचर पर, है ना,
पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, याद रखिएगा, यह अधिक ठोस विलय खोलने में असमर्थ होता है। किसी निश्चित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन कि किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ होता है। देखिए पहला नंबर क्या दिया, पॉइंट, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा व उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है दोस्त, संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा कितना होती है? अधिक होती है। घुली हुई असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, बोलता है 12 नंबर, लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो याद रखिएगा, लॉन्ड्री साबुन आपका क्या है? तो ये आपका प्राकृतिक स्रोत के उच्च हायर वसा अम्लों में सोडियम लवण का मिश्रण है। क्या है? तो सोडियम लवण का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम हायर वसा होता है, अम्लों में के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। क्या होता है? तो मिश्रण होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण लवण कहते हैं और साल्ट इसको बोलता जाता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है। समुद्र जल में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है? तो ठोस 75% NaCl होता है। कितना होता है? तो 75% होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन में क्या होता है? तो सोडियम जो NaCl होता है, नमक कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों में पदार्थ को जो विलायक में घुलनशील परंतु नग्न आँखों में दृश्य होते हैं, तो लंबर कहलाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया गया नदी का गंदा जल, वायु और धुआं। देखिए 13 नंबर, संश्लेषण अपमार्जक जो होता है, डिटर्जेंट्स क्या होता है? वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम होता है। तो याद रखिएगा, एरोमेटिक एलिफैटिक सल्फोटिक अम्लों का सोडियम मिश्रण, तो डी नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा? तो डी नंबर होगा। जो एरोमेटिक होता है ना, तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों का सोडियम मिश्रण होता है, संश्लेषण अपमार्जक डिटर्जेंट। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिया हुआ है। जो एरोमेटिक एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के जो सोडियम लवण का मिश्रण होता है, इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, और साबुन की अपेक्षा अपमार्जक आदक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है 12 नंबर में, अपमार्जक द्वारा ठोस जल के साथ झाग उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के साथ घुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? तो सल्फोनिक अम्ल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसमें लिखा गया एक्सप्लेनेशन दिया है। अपमार्जक जो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का +2+2 आयन। ठीक है, तो इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनाते, जिसके कारण यह खूब झाग देता है। नेक्स्ट देखिए, चूने का जो जल होता है, लाइम वाटर होता है, इसमें क्या होता है? तो चूने का जो जल होता है लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको बोलता है? तो इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो देखिए होता है CaOH का और 2, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी को बोलता है चूने का पानी, है ना, चूने का लाइम वाटर। ठीक है, याद रखिए, इसी को बोलता है भाखरा चूना। क्या बोलता है? भाखरा चूना। इसी को बोलता है हम लोग बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, देखिए चूना पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? CaOH का (2) और सोडियम OH बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसका
दाहक सोडा भी कहा जाता है। क्या बोलता है? दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका यूज होता है साबुन बनाने में, रंग बनाने के लिए, साबुन बनाने और रंग बनाने में। ठीक है, वायु के नमूने क्या है? पूछा गया एग्जाम में कि वायु के नमूने में क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस होता है। याद रखिएगा। ठीक है, वायु के नमूने में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है और कुछ अक्रिय गैस होता है। ठीक है। 17 नंबर, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? याद रखिएगा, वायु में जो विभिन्न गैसों का अनुपात होता है वो आपका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। याद रखिएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका दिया हुआ है कि वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, 0.3% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन तथा अन्य गैसें होती है। खाद्य तेलों को वनस्पति में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो याद रखिएगा, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको वनस्पति घी में किस में बदला जाता है? तो याद रखिएगा 18 नंबर का है। ठीक है, तो यह हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य में तेलों को वनस्पति के रूप में बदला जाता है। किसमें? तो हाइड्रोजनीकरण में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? तो आपका 18 नंबर में हाइड्रोजनीकरण मतलब ए में बदला जाता है। ठीक है, किसमें बदला जाता है? ए में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर। देखिए, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि आसवन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है। तो ये आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आसवन विधि से किसे क्या किया जाता है? द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। जब दो द्रव के क्वथनांक का अंतर जब अधिक होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं आसवन विधि। और परभाजी आसवन क्या बोलते हैं? जिसमें जो दो द्रवों का जो क्वथनांक अंतर होता है कम होता है, उसमें होता है प्रभाजी आसवन। रवाकरण, क्रास्टिलाइजेशन, इसमें ठोस पदार्थ के जो घोल होता है उसको गर्म करने पर छान लिए जाते हैं। छानने का जो धीरे धीरे ठंडा करते हैं उसको रवाकरण, ठोस पदार्थ का रवा करते हैं। इसको कॉपर सल्फेट के जल पे घोल हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं? देखिए, इसको समझ में आ गया ना। आसवन विधि का जब दो जो लिक्विड पदार्थ होता है उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है उसमें आसवन लगता है। और परभाजी आसवन किस में लगता है? परभाजी आसवन, परभाजी में क्या होता है कि जो दो द्रव होता है उसका जो क्वथनांक अंतर कम होता है, और क्वथनांक अंतर कम होता है उसमें परभाजी क्या होता है? क्वथनांक अंतर कम होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग परभाजी आसवन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परभाजी आसवन। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने में लग जाती है? तो याद रखिएगा, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने पर क्या बनता है? तो फेरस क्लोराइड नहीं, फेरस और फेरिक क्लोराइड ये बनता है आपका। ठीक है, याद रखिए, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसके कारण से ये बनता है लोहे में कि वस्तुओं पर जंग यही बनाता है। क्या बनता है? फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है या रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। आपसे जब पूछा गया कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो याद रखिएगा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना और रासायनिक और भौतिक दोनों दिया रहेगा तो आप मारिएगा भौतिक। क्यों? क्योंकि पहले वो पिघलेगा तब ना वो जलेगा भाई। तो पिघलना क्या होता है? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर आपका मोमबत्ती का जलना दिया है, रासायनिक परिवर्तन दिया है तो रासायनिक पड़ेगा। और लेकिन लिखा हुआ कि रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों लिखा हुआ है तो मोमबत्ती का जलना आपका आ जाएगा भौतिक। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलने से पहले वो पिघलती है। क्या होता है? पिघलती है। ये NCERT में दिया हुआ है दोस्त, बाकी आप चेक कर ले सकते हैं, हर जगह तो आपको यही दिया होगा। ठीक है, ऐसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है क्योंकि मोमबत्ती जल रहा है तो वो दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जंग का सामान्य सूत्र ये दिया हुआ है। लोहे में जंग लगने पर इसका वजन क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, जब लोहे में जंग लगता है उसका वेट में क्या कमी आएगा कि वृद्धि होगा। तो याद रखिएगा, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, जंग से बचाने के लिए जस्ता में लेप लगाते हैं। क्या करते हैं, लेप या पेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखिए, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो याद रखिएगा, रासायनिक तौर पर हीरा आपका शुद्ध कार्बन है। क्या है, शुद्ध कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा, जो है ना, रासायनिक तौर पर हीरा होता है आपका शुद्ध कार्बन, ठीक है। 21 नंबर देखिए, वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है। वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो याद रखिएगा, वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है। तो आपका वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है। बी नंबर इसका है, ठीक है। याद रखिएगा, बी नंबर, ठीक है।